चलो भैया आगे चलते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं आज जो है सेक्शन 10, 11 एंड 12। जो सेक्शन 10 की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन 10 को आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे 120A आईपीसी, और सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई, और जो सेक्शन 12 है ऐसे तथ्य जो कोर्ट को गाइड डैमेजेस को डिसाइड करने में। सेक्शन 10 की जब हम बात करते हैं, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पायरेटर इन रेफरेंस टू देयर कॉमन डिजाइन और कॉमन इंटेंशन, यानी कि वो बातें जो कही गई हैं या की गई हैं। कॉन्स्पायरेटर से मतलब होता है वो व्यक्ति, वो लोग जो किसी आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा होते हैं, अपने उस क्रिमिनल ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी को कर रहे होते हैं, उस समय पर उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए जितने भी एक्ट हैं, वे सभी क्या है, रेलिवेंट होते हैं उस समय के। इसी तरीके से 11 में जब बात करते हैं कि ऐसे तथ्य जो वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, जो अन्यथा रेलिवेंट नहीं है, सुसंगत नहीं है, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वे सुसंगत हो सकते हैं। और जब डैमेजेस के सूट की बात करते हैं तो ऐसे तथ्य जो कोर्ट को गाइड करते हैं, इनेबल करते हैं कि डैमेजेस को किस तरीके से डिसाइड किया जाए। जब हम सेक्शन 10 की हम बात करते हैं तो वहां क्लियर कट देखो भैया लिखा हुआ है, वेयर देयर इज ए रीजन टू बिलीव, यानी कि जहां कहीं भी विश्वास करने का ये पूरा कारण है। क्या? टू और मोर पर्सन्स, या दो से अधिक व्यक्ति, कॉन्स्पायर टुगेदर। कॉन्स्पायर टुगेदर मतलब उन्होंने, उनके बीच में कोई आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। किस चीज के लिए? टू कमिट एन ऑफेंस, किसी अपराध को करने के लिए, और एक्शनेबल रॉन्ग। अच्छा, एक्शनेबल रॉन्ग से बात आई, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा हुआ है? देखो हम देख रहे थे वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, जहां कहीं विश्वास करने के पर्याप्त कारण है। क्या? टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक व्यक्ति, हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर। कॉन्स्पायर्ड टुगेदर मतलब उनके बीच में कोई आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। और किस चीज के लिए? टू कमिट एन ऑफेंस, किसी अपराध को कारित करने के लिए, और एन एक्शनेबल रॉन्ग, या किसी एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए। तो उस समय पर एनीथिंग सेड, यानी कि जो भी कुछ कहा गया है, एनीथिंग डन, जो कुछ किया गया है, और एनीथिंग रिटन, जो कुछ लिखा गया है, बाई एनी ऑफ सच पर्सन, यानी कि उनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। अब देखो कॉमन इंटेंशन समझने के लिए भैया हमें यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होती है कॉमन इंटेंशन, एक होती है सेम इंटेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेम इंटेंशन और व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन इंटेंशन? और इस चीज को हमें बताएंगे दिव्या कि कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, कि दोनों में क्या अंतर है? सर कॉमन इंटेंशन मतलब किसी सेम चीज पे मतलब सभी लोग एग्री करते हो, किसी सेम क्राइम को कमिट करने के लिए एक मतलब तीनों तीनों दो तीन जो भी हैं सब एग्री कर रहे हो। और सेम इंटेंशन क्या होती है? सर सेम इंटेंशन याद आ रहा। कोई बात नहीं, अनीश। सर कॉमन इंटेंशन में, am I audible सर? यस, यू आर ऑडिबल।
सर कॉमन इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी है और सेम इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी नहीं। शाबाश, ये कहाँ दिया हुआ है? सर ये नहीं पता कहाँ दिया हुआ है, बट इतना पता है कि मतलब शायद आईपीसी 149 में या वो 34 वाले में कहीं पढ़ा है ये मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है कॉमन में। ठीक है, जब अब अच्छा ये बताइए, कोई बात नहीं, प्राची हमें बता देंगी, जब हम इसमें कॉन्स्पेरेसी की बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी के साथ, तो क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी को पूरा करने के लिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं एक डेफिनेशन दी है जिसको हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं, इसको प्राची बता दीजिएगा। सर कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता, आईपीसी का पता है कि 34 में होता है। प्राची यस सर। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पता है, बाकी सब चीजें पता है। प्रिया सर इसको अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन से पढ़ेंगे, सेक्शन 24। मुझे लगता है कि शायद वहां नहीं पढ़ेंगे इसको, खैर कोई बात नहीं। देखो अब हम इसको इस तरीके से ले जाते हैं, मैं बता देता हूँ। देखो कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन की बात जब हम करते हैं, प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स, जो प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स है दैट इज टू बी रीड with section 13 of Indian Contract Act, where two or more person are agree upon the same thing in the same sense they are said to be consented. अब जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आप पढ़ोगे, where two or more person conspire together मतलब they have consented each other to commit an offense or to commit an actionable wrong. क्लियर है? अब उस समय पर एनीथिंग सेड डन और रिटेन, जब वहां कंसेंट की हम बात कर रहे हैं, आपस में जो कंसेंट आ रही है, जो कहा गया है, जो किया गया है, जो लिखा गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उनमें से किसी एक के द्वारा, बाय एनी ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। हम कॉमन इंटेंशन की जब हम बात कर रहे थे बेटा, कॉमन इंटेंशन हम पढ़ते हैं सेक्शन 34 आईपीसी के साथ, और 34 आईपीसी कहता है प्री मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्कों का मिलन। अब देखो इसको आप एग्जांपल से लीजिएगा कि पता लगा मैं, अनीश और श्रेयांश तीनों आपस में बात करते हैं कि चलो भैया तीनों मूवी देखने चलेंगे, रात को 9 बजे से वाला जो शो है वो देखने पहुंच जाते हैं, तीनों एक साथ बात करके। दैट इज कॉल्ड प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड कॉमन इंटेंशन। अब सपोज कीजिए मैं भी 9 बजे वाला शो देखने चला गया, अनीश भी 9 बजे वाला शो देखने चला गया अपने आप, और जो है श्रेयांश भी 9 बजे वाला शो देखने के लिए पहुंच गए, तो दैट इज कॉल्ड सेम इंटेंशन। हमारे आपस में फ्री मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, इंटेंशन कॉमन नहीं है बट सेम है, सभी अपने अपने टाइम से गए हैं, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या, आफ्टर द टाइम, आफ्टर द टाइम यानी कि व्हेन द कॉन्स्पिरेसी हैज बीन कमिटेड, जब कॉन्स्पिरेसी हो चुकी है उसके बाद, व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ सच पर्सन इज रेलिवेंट, और उस समय के बाद में जो कॉन्स्पिरेसी के समय पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी ऑफेंस को करने के लिए या एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए कोई बात कही गई थी, कोई कार्य किया गया था, या कोई शब्द लिखा गया था किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वो सब क्या है, सुसंगत होंगे। और सुसंगत यानी कि रेलिवेंट जो होंगे किसके अगेंस्ट होते हैं, एज अगेंस्ट एज सच पर सो बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी, यानी कि मेरे द्वारा कोई बात कही गई है तो वो सुसंगत होगी बाकी सभी व्यक्तियों के खिलाफ भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। एज अगेंस्ट सच पर्सन सो बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। यहां तक कि कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट को हम सेक्शन 13 और सेक्शन 34 के साथ पढ़ेंगे। तो हाँ जी, अरे भैया देखो मैंने आपको सेक्शन 10 समझना है, ठीक है सर। जब सेक्शन 10 जब आप समझ रहे हैं तो मैंने पूछा कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन को आप तो 34 आईपीसी में पढ़ के आए हैं जी। और जब हम यहाँ कंसेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्पिरेसी में जो कंसेंट होती है उस कंसेंट को आपने पढ़ा सेक्शन 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आईसीए जिसे कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जी 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 सर। ठीक है, तो वो जो प्री मीटिंग ऑफ पॉइंट्स है जो आप कह रहे हो, प्री मीटिंग ऑफ पॉइंट तो वहां से लेकर गया ना, वेयर टू और मोर पर्सन आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस दे आर सेड टू कंसेंटेड।
और उसी चीज को अब यहाँ उठा कर दे, where two or more person conspire together to commit an offense or actionable wrong, anything said or done or written by any of such person in reference to their common intention after the when such intention was first entertained by any of such person is relevant as against as such so believe in conspiracy, उस प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध वो रेलिवेंट होगी जो उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, उस कॉन्स्पिरेसी में विश्वास करता है, ठीक है। और बाकी उसको प्रूव करने के लिए और उस कॉन्स्पिरेसी का जो एग्जिस्टेंस है उस कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए भी वे सारे की सारे क्या रेलिवेंट होंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आप पढ़ोगे तो सीधे सीधे से जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में इकट्ठे होते हैं किस चीज के लिए, किसी आपराधिक षड्यंत्र को करने के लिए, आपराधिक षड्यंत्र यानी कि आपराधिक गतिविधि करने के लिए, किसी अपराध को कारित करने के लिए, किसी एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए, तो उस समय पर उनके जो किसी के भी द्वारा कोई बात अगर कही गई है, कोई कार्य अगर किया गया है या कुछ लिखा गया है, तो वो प्रत्येक चीज उनके जो कॉमन इंटेंशन है, जो सामान्य आशय है उन सभी व्यक्तियों क्या उस सामान्य आशय के संबंध में वो सारी की सारी चीजें क्या है रेलिवेंट होगी एक दूसरे के विरुद्ध, यानी कि एक ने कोई बात की है कही है तो वो बाकी सबके विरुद्ध रेलिवेंट होगी, ठीक है। और इस चीज को साबित करने के लिए कि उनके बीच में कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो बोल दे भैया। दिव्या, दिव्या जी सर। बेटा इसका जो इलस्ट्रेशन है वो पढ़ देना एक बार। Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the government of India. ठीक है, आगे पूरा कर दो उसको। The fact that B procured arms in Europe for the purpose of conspiracy. C collected money in Calcutta for a like object. D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay. E published writings advocating the object in views at Agra. And F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which he has collected at Calcutta. ठीक है, प्रिया। जी सर। बेटा ये जो इलस्ट्रेशन है इसको एक बार पढ़ना। Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the government of India. ठीक है, अब आईपीसी का कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सर 121A। 121A। A। और कौन से लगेंगे? सर कॉन्स्पिरेसी के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो वही है 121A और सिंपल कॉन्स्पिरेसी। भाई वेगिंग वार की बात कर रहे हैं ना, तो 121 से आ गया, चलो आपने लिख दिया। और कौन कौन सा सेक्शन आईपीसी के लगेंगे इसमें? सर इसमें वही 34 भी लगा सकते हैं, 149 भी लगा सकते हैं। 34 लगा सकते हैं, 149 लगा सकते हैं, लगेंगे नहीं हैं? जी लग जाएंगे, लगेंगे कोई सर। बात नहीं। अनीश, अनीश सर इसमें 121A और 34 लगेगा बस। ठीक है बस। जी मेरे हिसाब से यही लगेंगे सर दो। और 120 भी कहाँ जाएगा भैया? सर 121A में कॉन्स्पिरेसी, हाँ उसकी पनिशमेंट 120B भी आएगी, सही कह रहे हो। फिर भाई जो वेगिंग वार है, जो 120 भी है, वही तो जो उन सभी को आपस में इकट्ठा करती है। और फिर 34 भी लगेगा, ठीक है। 34 क्या कहता है अनीश? सर कॉमन इंटेंशन की बात करता है। क्या लिखा हुआ है? सर अभी मेरे पास मतलब डायरेक्ट नहीं है उसमें प्रॉपरली लैंग्वेज, बट हाँ कॉमन इंटेंशन की बात करता है सेक्शन 34 आईपीसी।
देखो वहां पे लिखा हुआ है क्लियर कट बेटा, अगर आप सभी लोग पढ़ोगे, वेयर ए क्रिमिनल एक्ट हैज बीन डन बाय सेवरल पर्सन, यानी कि जहाँ कोई अपराध है, तो जहाँ कोई क्रिमिनल एक्ट आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया, हैज बीन डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी कि उनके जो कॉमन इंटेंशन है उसके फर्दरेंस में, ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लायबल इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। अब ये जो सेक्शन 34 है ना, जब आप इसका इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो सेक्शन 34 ही पढ़ लीजिए। अब ये देखो 34 किस लिए है कि सीधा सा है कि पता लगा कि एक व्यक्ति ने संसद में बम फेंका, तो बम फेंकने के लिए आप ये मान के चलिए कि जो ना सपोज कीजिए कि उसने जो ना भारतीय सरकार के विरुद्ध उसने कोई युद्ध छेड़ दिया, ये मान के चलिए। अब वो बम उसके पास आया कहाँ से, वो अनीस ने ला करके दिया। अब अगर अनीस ये प्ले ले कि बम तो मैंने नहीं फेंका जी, बम तो केवल उसने फेंका है, बाकी तो मैंने तो केवल बम ला के दिया था, तो वो क्या है, ये उसकी प्ले ली नहीं जाएगी। और ये चीज तो गवर्न होगी सेक्शन 120B आईपीसी से। अब जो सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 में तो ये है कि जो कॉमन इंटेंशन क्या है कि जो ना संसद पे हमला करना है, बम फेंकना है, और उसके फर्दरेंस में जितने भी कोई काम किए गए हैं उन सभी के लिए बाकी सभी लोग भी इसी तरीके से लायबल होंगे जैसे सब लोग। अकेले अकेले क्या है श्रेयांश? यस सर। कुछ कह रहे हो आप, बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो 121A है सेक्शन, इसी में अगर कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट दिए तो भी अपन 120B लगाएंगे? नहीं, 120B जो है ना बाकी सबको इकट्ठा जोड़ेगी ना। और 121A जो है भाई, 121A किस लिए है पता लगा श्रेयांश? हाँ भाई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी तो साबित करोगे आप। मैं सपोज कीजिए कि केवल 2 लोग हैं और उसमें से एक के खिलाफ आप लगाओगे, तो बाकी दूसरे के लिए भी तो उसको 120B से तो बांधोगे ना आप। जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी उसमें जब शामिल किया जाएगा तो किस चीज से गवर्न होगा, उसको उसके साथ जोड़ने के लिए तो 120B आप लगाओगे। ठीक सर। हाँ ठीक है सर। या नहीं लगाओगे? नहीं सर, मतलब यार ये लिखा हुआ था कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121, तो सर यहाँ इसी सेक्शन में पनिशमेंट भी दी हुई है कॉन्स्पिरेसी की, द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर विद फाइन। तो मैंने पूछा कि अपन 120B भी लगाएंगे पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि मतलब जब सेम ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी की वो सेक्शन में दिया हुआ है तो अपन उसको मतलब लगाना, इसलिए पूछ रहा था। बात है। अनीश क्या जवाब है इसका? सर अगर सिर्फ 121A लगाएंगे तो 34 आएगा, 34 लगाएंगे तो दोनों सेक्शंस के बीच में कॉन्स्पिरेसी की जो पनिशमेंट है वो तो वहीं पे भी वहां पे दे रखी है ना 120B में। बिल्कुल ठीक बात। 120B की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये जो ना उसमें कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड सेक्शन है, और इसको जो आपका 120B है उसका एग्रेवेटेड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट है जहाँ की इसकी जरूरत पड़ेगी आप उसको वहां लगा लेंगे। 121A के साथ यहाँ पे 34 लग जाएगी इसमें। अब देखो भैया, इसमें अब देखो मेन चीज क्या है कि चार मेन चीजें आती हैं जो इसके एसेंशियल एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 10 इज दैट ट्रांजैक्शन ऑफ ए स्ट्रेंजर मे नॉट अफेक्ट अदर पार्टीज, यानी कि किसी अजनबी व्यक्ति का जो ट्रांजैक्शन है कि उसके द्वारा कोई काम किया गया है तो उसमें जो बाकी लोग हैं उनके उस पर दुष्प्रभाव नहीं डालती है। अब जो 120A के साथ आप इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को दिया हुआ वेयर 2 और मोर पर्सन आर एग्री टू कमिट एन ऑफेंस, किस चीज का? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या दिया हुआ है कि जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वेयर 2 और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, या तो तैयार होते हैं किसी काम करने के लिए, कारित किया जाएगा। एन इलीगल एक्ट या एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मींस, या तो किसी इलीगल काम को करने के लिए तैयार होते हैं या ऐसा कोई कार्य है जो इलीगल तो नहीं है लेकिन उसको करने का तरीका इलीगल हो सकता है। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड ए
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है एग्रीमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एग्रीमेंट को आप, कंसेंट को आप देख ही लोगे सेक्शन 13 में, लेकिन प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। खाली जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो तब तक कोई अपराध नहीं होगी जब तक उसके फर्दरेंस में कोई कार्य किसी के द्वारा ना किया गया हो। अब यानी कि देखो यहाँ पे जो आवश्यक तत्व है, इसके एसेंशियल एलिमेंट है, 2 और more persons होने चाहिए, एन एग्रीमेंट होना चाहिए सभी के बीच में, उन सभी का जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट को अचीव करने का जो मींस है वो भी उनका इलीगल होना चाहिए। अब इसमें देखो 2 केस देखते हो आप, एक तो बलदेव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है, और मिर्जा अकबर लाका वर्सेस किंग एडिटर का एक केस है। तो जो बद्री प्रसाद का केस है उसमें क्लियर कट कह दिया, सेक्शन 10 हैज बीन इनेक्टेड टू मेक एक्ट स्टेटमेंट ऑफ को-कॉन्स्पिरेटर्स। को-कॉन्स्पिरेटर्स जो संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं, एडमिसिबल अगेंस्ट द होल बॉडी ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ क्राइम। यानी कि अगर कॉन्स्पिरेसी में 5 लोग हैं तो 5 में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा कन्फेशन कर लिया गया, और कन्फेशन कर लिया गया तो उस समय पर उस एक व्यक्ति के द्वारा जब उस समय का स्टेटमेंट दिया जाता है कि उस समय जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी तो उनके, मेरे द्वारा ये शब्द कहे गए, इनके द्वारा ये काम किया गया, इनके द्वारा ये काम किया गया, और उन्होंने ये कहा था, तो वे सभी चीजें क्या होती है, रेलिवेंट होती है उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध। अब देखो इसको समझने के लिए भैया इसका जो एविडेंस एक्ट है, एविडेंस देखो कॉन्स्पिरेसी की जब आप बात करोगे तो वे सभी क्या हो जाते हैं, को एक्यूज्ड हो जाते हैं। को एक्यूज को समझने के लिए आप जो है सेक्शन 30 और पढ़ लीजिए एविडेंस एक्ट का, यहीं पर सेक्शन 30। प्रिया, हाँ जी सर। बेटा देखना सेक्शन 30 क्या कहता है। Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense। यानी कि किसी एक अपराध के लिए उनका जो न संयुक्त रूप से विचारण हो रहा है, तो ये सीधा सीधा सा क्या कह देता है, when one more persons than one, जहाँ एक से अधिक आर बीइंग ट्राइड, उनका संयुक्त रूप से विचारण किया जा रहा है, फॉर द सेम ऑफेंस एंड ए कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन, किसी एक के द्वारा कन्फेशन अगर जो है कर लिया जाए, अफेक्टिंग हिमसेल्फ, और जो खुद को हानि पहुंचा रहा हो, एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, और किसी दूसरे व्यक्ति को भी हानि पहुंचा रहा और वो साबित हो जाता, कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन। तो जो स्वयं के विरुद्ध उसने कन्फेशन किया है तो दूसरे के विरुद्ध भी उसको कंसीडरेशन में ले सकता है। तो यही चीज बेटा देखो आपको इसमें सेक्शन 10 समझाने जा रहा है। सेक्शन 10 ने सीधे सीधे से कह दिया क्या, when there is a reasonable ground to believe that 2 or more persons conspired together to commit an offense or actionable wrong or anything said or done or written by any of such person in reference to their common intention। ठीक है, उन सभी के द्वारा जो कुछ कहा गया है, किया गया है, लिखा गया है, वे सभी क्या सुसंगत तथ्य होते हैं किसके विरुद्ध, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन, जैसे ही वो इंटेंशन पहली बार निकल के आती है तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा वे सब क्या है, रेलिवेंट होते हैं किसके विरुद्ध, एज अगेंस्ट एज सच पर्सन सो बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायरिंग, तो जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उस समय तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध वो क्या है, रेलिवेंट होती है। अब देखो मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर की हम बात करें तो इसमें देखो इस तरीके से इसको लेते हैं कि जो अनीस है, अनीस की पत्नी से परेशान है, क्योंकि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनके किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। अब दोनों के बीच में ये तय होता है कि भैया अनीस से छुटकारा पाना है, तो इस बात को तय करने के बाद वो श्रेयांश को हायर कर लेते हैं, और श्रेयांश को हायर करने के बाद जो श्रेयांश है वो अनीस को जाकर के गोली मार देते हैं।
अब अनीस की जो पत्नी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में वो बताती हैं, वो कन्फेशन कर लेती है और कन्फेशन के बाद बता देती है कि वो सारी चीजें जो है उनके द्वारा किस किस तरीके से की गई हैं। तो ये सारी चीजें जो आपस में कहा गया है, लिखा गया है, ये सब क्या है, रेलिवेंट हो गए। सेक्शन 10, द वर्ड कॉमन इंटेंशन सिग्निफाई ए कॉमन इंटेंशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम व्हेन थिंग्स वर सेड डन रिटन बाय वन ऑफ देम, यानी कि जो कॉमन इंटेंशन है ना, उस समय की है जिस समय पर कोई बात कही गई है, की गई है या लिखी गई है किसी भी एक के द्वारा। कब? जब वो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। और रिटन व्हाइल कॉन्स्पिरेसी वाज ऑन फुट आर रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो उसी समय की जो बातें हैं वे सभी रेलिवेंट होगी। एनी स्टेटमेंट, नैरेटिव और कन्फेशन मेड आफ्टर द कॉमन इंटेंशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी वाज नो लॉन्गर ऑपरेटिंग इज नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 10। और उसके बाद क्या हुआ है, उस चीज का नरेशन है वो मैटर नहीं रखता है, केवल